नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को लोकसभा में संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक चर्चा एवं पारित कराने के लिए सदन में पेश किया। इस मुद्दे पर लोकसभा में लंबी चर्चा हुई और इस विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया। इस पर हम देखेंगे किसने क्या कहा लोकसभा में। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिल है, संविधान संशोधन से जुड़ा बिल था, इसलिए पहली प्रतिक्रिया भाजपा के जो सांसद हैं सौमित खान साहब, उनसे हम लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये संविधान संशोधन जो था, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक था, वो क्यों महत्वपूर्ण था, कितना महत्वपूर्ण है। सौमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सरकार ने जो संसद एवं लोक विधानसभाओं में जो आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति और जनजाति के, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, सबसे बड़ा बात है आज संसदीय में जो जनजाति उपजाति के संरक्षण में जो 10 साल बढ़ा दिया गया है, तो सबसे यही है जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये सबसे बड़ा साधक है जी। और मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर रहा है। जैसे पहले बीजेपी आने का पहले कांग्रेस वालों बोलते थे भाई जो हम लोग शेड्यूल ट्राइब है उसको हटा देगा जी, लेकिन आज देखिए, आज ये प्रेरित हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो क्या सेकंड टर्म हो, शेड्यूल ट्राइब का किसी को नहीं हटाएगा, फिर उसको 10 साल बढ़ा दे के रखा है जी। तो मतलब यही है, हमारा मोदी जी भारतीय जनता पार्टी सबका काम करता है, सबका साथ सबका विकास जी। मेरा नाम है सुमित्र खां, एक्चुअली खां मंडल कमीशन एससी हूं, तो एक्चुअली इंग्लिश में खान हो जाते सब, उसने सब सोचता है कि हम खान टाइटल कैसे हो गया। मैं एससी होने के नाते मैंने देख रहा हूं ये 10 साल में जी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मैं भी शेड्यूल कास्ट जाति से हूं जी। तो शेड्यूल कास्ट जाति से जब हूं तो मैं देख रहा हूं मेरे गांव में, मेरा जिला में, मेरा कर्म क्षेत्र में, मेरा विष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र में, जब हर जगह में जी जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना वो 80% आपका मिलता है शेड्यूल ट्राइब को जी। क्योंकि सबसे पिछड़े पड़ा जो जनजाति उपजाति है वो है शेड्यूल ट्राइब। तो इसी के ऊपर मोदी जी ने जो ध्यान दिया, आज देखिए एक है इसका प्रधानमंत्री आवास योजना हो रहा है, इसका में प्रधानमंत्री शौचालय योजना जो भी है हो रहा है। फिर कल आज जैसे एक बिल पारित हुआ 10 साल और भी एक्सटेंशन हो गया, आज भी एक पारित हुआ जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो 2.5 करोड़ बांग्लादेशी और हिंदू जी जो वेस्ट बंगाल में आया हुआ है, पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़ा बात है पश्चिम बंगाल में ये सब एक्चुअली मोतुआ समाज का है, ये है बिस्वा समाज का है, ये है शेड्यूल कास्ट समाज का है जी। तो सबसे ज्यादा 80% जो है वो शेड्यूल कास्ट समाज का है, तो उसका भी नागरिक काल मिला है। तो ये मोदी जी का सबसे बड़ा बात है। मोदी जी जो बोलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी इस्तेहार में रहता है, वही होता है सबका साथ सबका विकास जी। लेकिन इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो नागरिक संशोधन विधेयक संबंधी जो बिल लाया गया लोकसभा में, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, कई विपक्षी दलों ने विरोध किया, तृणमूल कांग्रेस ने भी सवाल उस पर उठाए हैं। देखिए, कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जी और लियाकत अली का 1950 में जो दोनों देश में एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के संपर्क में, जैसे वो लोग जहां पे संख्यालघु है, भारत का संख्यालघु है, जब पाकिस्तान में जो संख्यालघु रहेगा वो संख्यालघु को ज्यादा से ध्यान देगा, और इंडिया में जो संख्यालघु है वो इंडिया सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देगा। देखिए, आज हमारा उस टाइम जो हमारा क्या था 3-4% आपका माइनॉरिटी था जी। आज हो गया उसका 19% का आसपास, तो भारत सरकार ने देखा। लेकिन पाकिस्तान में देखिए जो हमारा 28% आपका बांग्लादेशी में, जहां पे हमारा पूर्व पाकिस्तान बोल रहा हूं जैसे पाकिस्तान, वहां पे 1972 में आपका 28% था, आज हो गया आपका सिर्फ 4%।
और पाकिस्तान में देखिए, जहां पे आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जैसे 2 लाख अफगानिस्तान, आपका 2 लाख अफगानिस्तान में 2 लाख सिख था, तो वहां पे सिर्फ हो गया आपका 2% हो गया, और आपका पाकिस्तान में जो हो गया 4% में आ गया। तो सबसे बड़ा बात है, मोदी जी ने जो, कांग्रेस सरकार ने जो पिछले 55 साल, पिछले 70 साल जो कर नहीं पाया, वो आज मोदी जी करके दिखाया। जो आज वो जो भारतीय था उसको आज संरक्षित देके, सबसे बड़ा बात है बंगाल में जो संरक्षित आया है, बंगाल में जो नागरिकता बिल पास हुआ, आज वह कहाँ रहते थे? 1971 में जब आए थे, वहां पे नदी का धार में, जैसे आपका नौद नदी होता है ना, उसके पार रहता है। कहाँ रहते थे? रेल पट्टी में रहते थे। कहाँ रहते थे वो लोग को अभी आप देखिएगा तो सबसे जो जिला का खराब जगह है वहां पे रहते थे। आज सबसे बड़ा बात है, उन लोग को आज कोई भी एक भी बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो है, आज कोई भी नेता वोट का टाइम में बोलता है, जब आप मेरे बात नहीं सुनोगे तो तुमको हम देश से हटा देंगे। जी सौमित जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो संसद एवं राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने से संबंधित संशोधन विधेयक लोकसभा ने पारित किया है, उसके क्या मायने हैं, और जिस बिल की, सिटीजन बिल की बात आप कर रहे हैं, उसमें क्या समानता है? क्योंकि दलितों का मुद्दा सामने आ रहा है कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो दलित समाज से हैं। क्या मायने हैं, इसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल इस समय मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा जी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं आज पूरे दिन लोकसभा में क्या कुछ हुआ और जो बिल आज पारित हुआ है उसके क्या माने हैं। जी सूरज जी, लाइव जा रहा है? जी सूरज जी, तो फिर पूछो अपने से पूछो, जल्दी ले लेगा। सूरज जी, जी पूछ दो ना जी। सौमित जी, जो बिल पारित हुआ है उसमें और जिस बिल, सिटीजन बिल की बात आप करें, तो समानता है क्या? देखिए, समानता तो है, क्योंकि समानता इसलिए है क्योंकि जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को 10 साल जो आगे बढ़ा है और उसके साथ नागरिकता मिलना, ये तो सबसे बड़ा बात है। आज नागरिकता नहीं मिलता तो उस लोग जितना बार वोट होता है, कोई ग्राम पंचायत वोट हो, वो बोलता है, नेता लोग बोलता है तुम हम लोग को वोट नहीं देगे तो दोस्ते हटा देंगे। रिफ्यूजी कैंप में रहते थे, आज हमारा 293 असेंबली में का अंदर हम तो बोल रहे हैं 250 का आसपास आपका 30,000 से 40,000 ये रिफ्यूजी कैंप में ये है जी। तो उसके सब हटा देने के लिए विरोधी पक्ष चक्कर कर रहा है, तृणमूल वाले भी चक्कर कर रहे हैं। लेकिन आज दिखा दिया, हमारा मोदी जी ने दिखा दिया, एक है सबका साथ सबका विकास, जनजाति और उपजाति का बिल पास करके और उसके साथ नागरिक का बिल पास करके, ये देश में ये दोनों दिन ऐतिहासिक दिन हो गया। जी जी बिल्कुल, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि आज जो कुछ सदन में हुआ उस पर क्या चर्चा रही, इस पर हम बात करेंगे। सूरज मोहन जी हमारे सहयोगी भी कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सौमित जी, अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात आपसे करूं, पश्चिम बंगाल में खासतौर से दलितों के उत्पीड़न की बात आती है, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, और एक तरफ संसद, आप कह रहे हैं मोदी सरकार आरक्षण को बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार का मंत्री फिराद हकीम बोलते हैं जो मेरा मेटिया मुरुज मिनी पाकिस्तान है। उसलिए देखिए, आज डायमंड हार्बर जो लोकसभा है उसका क्षेत्रों में 3 लाख हिंदू को वोट नहीं दिया। वहां पे 79 जो डेथ हुआ है वो पंचायत इलेक्शन में, वो तृणमूल वाले किया है। वो वहां पे SC ST ज्यादा है, वहां पे 62 आपका SC ST है। जी जी बिल्कुल सौमित जी, तमाम सवाल हैं, हम उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल की खासतौर से बात बार बार सौमित जी कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, क्या उसके पीछे राजनीति है, क्या सवाल है, क्या पहलू हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच, और लोकमंच में हम बात कर रहे हैं लोकसभा में संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को
पारित किए जाने की। लोकसभा ने सोमवार को इसे पारित कर दिया। महत्वपूर्ण विधेयक है जो आरक्षण के लिए खासतौर से लाया गया था, उसको बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसके तमाम राजनीतिक पहलू भी हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग सभी दलों ने इसका समर्थन किया। इसका आइए सुनते हैं लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा और किसने क्या कहा। हिंदू समाज के अंतर्गत जो कुरीतियां आई, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके मुआवजे के रूप में हमको ये आरक्षण देना आवश्यक है। उसी प्रकार से वन में रहने के कारण हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बंधु हैं, उनकी भी सूची अलग से बनाई गई। और सर, ये जो आरक्षण दिया गया तो ये पहली बार हर 10 साल के लिए प्रासंगिक रहता है, रेलेवेंट फॉर 10 ईयर्स। तो सर बार बार उसको फिर विभिन्न संवैधानिक संशोधनों से बढ़ाया गया। 1959 में 20 साल, 69 में 30 साल, 2009 में अंतिम हुआ 70 साल। सर ये 70 साल की अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। तो अभी हम ऐसा मानते हैं, हमारी सरकार मानती है और सदन भी मानता होगा कि हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बंधु हैं, हालांकि उनके जीवन में बहुत सुधार आया है, फिर भी और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए इस आरक्षण को आने वाले 10 साल तक अर्थात 25 जनवरी 2030 तक चलाया जाए, यह संशोधन लेकर के हम आपके समक्ष आए। मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कल भी इसको इंट्रोड्यूस करते समय आज भी कहा था कि यह प्रावधान है। आज जो हम संशोधन लेकर के आए हैं वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को 10 साल विस्तारित करने के लेकर के आए हैं। ये मैंने कहा, ये विषय नहीं है आज। एक मिनट, जरा सा एक मिनट शांत रहिए ना। सर हमने सिर्फ ये कहा है कि अभी एंग्लो इंडियन के आरक्षण को विस्तारित करने का प्रस्ताव लेकर के हम नहीं आए हैं, ये हमने स्पष्ट कहा है। ठीक है। There are only 296 Anglo-Indians across the country. Sir, he is misleading the House. That is my point, because in my constituency alone in Ernakulam, there are around more than 20,000 people in Ernakulam constituency alone, sir. Sir, this is a report of the fact-finding team of the Minority Affairs Ministry to understand the social and economic problems as well as the aspirations of the Anglo-Indian community in India. The minister led the delegation to 5 cities, sir, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai and Cochin. Sir, there are pictures in this fact-finding document and they very clearly mentioned what exactly is the situation, the economic, social, educational and the system which prevails in this country about this particular community, sir. Where the SCs and the tribal people stand and what their situation is. Despite 70 years of independence, we have not been able to provide a equal level playing field for the SCs and STs as that of the people belonging to the general category. Sir, if you see the Human Development Index of particularly those areas where the SCs and STs reside, we can clearly see that the areas where the tribals live or where the scheduled caste communities live, the Human Development Index is way much less than what is in the general areas. Sir, also one program which is recently started by our Prime Minister Modi ji about the development of the aspirational districts. Most of the districts in the aspirational districts, that's around 110 districts, most of the districts are tribal areas. And sir, from this we can definitely make out that the tribal areas and the areas of the scheduled caste people are the ones which are yet to be developed. Sir, unfortunately, this would have been one bill which the government has brought and we could have supported entirely. But then they've made sure that there is something that we cannot accept, and the minister is a very erudite lawyer, and I hope he can explain a few things to us. He says that this bill does not mention the Anglo-Indian community, but it is there in the statement of objective and reasons and also in the annexure. If
it is not included in the main bill also, then I would like to know why he is not saying that the reservation for the Anglo-Indian community will also be extended. Like you are explicitly saying that it will be extended for the SCs and STs, which we welcome. Why are you not saying that it will be extended for the Anglo-Indian community also? Institutes like this all over the world. I don't want to, all over India. I don't want to go into data. A lot of people have already given the data. So I think, why are we doing this? First, what about the operate federalism? What about the stakeholders? And one big question which comes to my mind is that yesterday, the Honorable Home Minister vociferously defended his pain and this government's support for minorities in other countries, which is a wonderful, large-hearted attitude. I really respect it, appreciate it, and compliment the government for it. But now when it's our turn to protect our minorities, then you are taking such harsh issues. Isn't that a contradiction? छत्रपति शाहू जी महाराज जी का स्मरण करना चाहती हूं, जिन्हें हम आरक्षण के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न डे रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं और जिन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले आरक्षण की नींव रखी थी। 26 जुलाई सन 1902 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने राज्य कोल्हापुर के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में वंचित वर्गों के लिए और विशेष तौर से अस्पृश्य समझे जाने वाले समाज के लोगों के लिए उन्होंने 50% की भागीदारी का प्रावधान किया था। और आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का भी स्मरण करना चाहती हूं, जिन्होंने इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आज़ादी से पहले एक पृथक निर्वाचन की, एक सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की थी और बाद में हमारे देश और राज्यों की लेजिस्लेचर्स के अंदर उनके लिए 10% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। और उस वक्त ये प्रावधान 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था, क्योंकि तमाम हमारे संविधान निर्माताओं और हमारे बौद्धिक वर्गों के लोगों का ये मानना था कि 10 वर्ष में अनुसूचित जाति की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। Amongst the various challenges and problems being faced by the members of the Anglo-Indian community in India, the more significant ones are related to identity crisis, lack of employment, educational backwardness, lack of proper facilities, and cultural erosion. These are the fact-finding mission made by the Ministry of Minorities in the year 2013. That report is before the government. When such a report is there, how the government can say that the Anglo-Indian community's position, economic, social position has been improved? So therefore, the reservation for Union Parliament as well as the Assembly is not required. So there is no logical reasoning. As rightly Madam Supriya Sule has said, yesterday we have discussed about the exclusion of a particular community from the list of the people who are being entitled for citizenship. Today we are SC and ST people, we are giving 10 years of extension, we fully agree, but at the same time, kindly review the position. The Anglo-Indian community should also be extended the reservation in the people, House of People, as well as in the state assemblies. With this words, I cut. चूंकि मामला अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित था, इसलिए सभी दलों के जो नेता थे, जो सांसद थे, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। दरअसल संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और इसके 70 वर्षों के दौरान हर एक दशक पर आगे बढ़ाया गया। वर्तमान में 10 साल की मियाद 25 जनवरी 2020 को पूरी हो रही है। ऐसे में यह विधेयक लाया गया है ताकि इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया जा सके। खासा महत्वपूर्ण बिल था, इसलिए इसके जो खासतौर से जो राजनीतिक पहलू हैं, जो संसदीय इसके पहलू हैं, जो कानूनी पहलू हैं, वो भी खासे महत्वपूर्ण हैं। मेरे साथ 3 मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ भाजपा सांसद सौमित्र खां जी हमारे साथ हैं। सौमित्र जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार SM आसिफ साहब हमारे साथ हैं। आसिफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुनील कुमार मंडल जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपने भी इस बिल पर आज चर्चा में भाग लिया, आपने भी समर्थन इस बिल का किया। क्या खास है इस बिल को? क्यों हर बार 10 साल के लिए लाया जाता है? क्यों हर बार आरक्षण बढ़ाया जाता है? क्यों जरूरी है? देखिए, गवर्नमेंट का बाबा साहेब अम्बेडकर का तो मामला है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा SC/ST के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर ऑल के लिए जो कुछ किया, आज तक कोई गवर्नमेंट
पूरा नहीं किया जी। इसलिए तो हमको बढ़ाना पड़ता है। एक बात है, गवर्नमेंट का एक सबसे माने ध्यान देना पड़ेगा, जो हम आज बात उठाए हुए थे, हमारा रविशंकर जी बहुत अनुभवी मिनिस्टर भी है, तो इसको हम एक ही बात बोला, ये देखो जो गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम बनाता है आदमी के लिए, हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति जो है इसके लिए एक स्कीम बनाते हैं, स्कीम का यूटिलाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है जी। जो बजट में देखते हैं, देखिए जो अनुसूचित जाति जनजाति है इसका एट फास्ट इसको एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट का जैसे पुराना अमल से जो चल रहा है, स्टाइपेंड स्कॉलरशिप बोलिए, वही सेम है, नो कुछ नहीं बढ़ाया। आज एजुकेशन नहीं होने से उसका जानकारी तो ज़्यादा नहीं होगा। आपको ये समझना चाहिए जे गवर्नमेंट का आज देश, एक बात हमारा है बांग्ला में एक बात बोलते हैं, जे जाति যত অশিক্ষিত से जाति तत अनुन्नत। जी। जो कास्ट का एजुकेशन नहीं है वो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है जी। तो इसलिए गवर्नमेंट का पहले ध्यान देना चाहिए फॉर एजुकेशन। एजुकेशन आज एजुकेशन में देखिए स्कॉलरशिप स्टाइपेंड अदर्स जो कुछ है जो कुछ है उसमें अच्छा नहीं है जी। इसलिए क्या है जो कास्ट वाइज आज देखिए जो मिनिस्टर साहब बोले हैं 2011 जो जनगणना हुआ था उसमें 20 लाख से ज़्यादा 20 करोड़ से ज़्यादा एससी है और 10 करोड़ से ज़्यादा एसटी है। वो 11 साल से अभी 19 साल से कम धरिए 30 करोड़ ऐसे 15 करोड़ आ जाएगा। तो इसमें जाति जो एजुकेशन का सिस्टम आज गवर्नमेंट एकलव्य स्कूल बनाया। एकलव्य स्कूल में जो टीचर है वो टीचर एसटी फॉर एसटी का नहीं है जी। देखिए एक ही बात है, आज जो गवर्नमेंट जो बोलते हैं जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का गवर्नमेंट है, ये है यही नहीं, तो अनुसूचित जनजाति का गवर्नमेंट होने से उसी जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो हमारा 30-40 करोड़ आज हो गया, कितना में 1 करोड़ 120 करोड़ में आम हो गया, हमारा SC/ST हो गया 40 करोड़। तो इसमें कितना % जनप्रतिनिधि होना चाहिए, नहीं है हमारा जी। आज ओनली 84-47, ये नहीं होना चाहिए। एक कम से कम 150 SC होना चाहिए और कम से कम 50-60 ST होना चाहिए। हमारा नहीं है। मिनिस्टर कितना, हाउ मेनी % ऑफ द मिनिस्टर, हाउ मेनी, ये हमको देखना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट इसी में ध्यान नहीं आएगा जी, उसका जाति के। अभी मैं आपसे पूछूंगा और एक बात है, हम लोग देखिए, हम लोग उसी कम्युनिटी से आया, हम तो खुद हमारा रिलेशन ब्लड रिलेशन है उसका जाति का वो उसका पर हमारा जितना ध्यान आएगा है, जितना ध्यान हम दे देंगे वही तो है। हम लोग तो भी वही बोलने चाहते हैं जे इसी ध्यान सुनील दा जो बोल रहे हैं हम भी और उसके साथ हूं। जे वहां पे वेस्ट बंगाल में SC/ST का ऊपर इतना दबाव चलता है, जहां से ज्यादा पॉलिटिकल डेथ होता है वहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा 75% बंगाल का बात छोड़ो, तुम बंगाल का बात SC/ST होता है टोटली SC/ST कम्युनिटी का, तो बंगाल का बात जैसे हम तो उसमें SC/ST कम्युनिटी का बात बोलो क्या है, हम तो उसने सुनील को उसने बोलना चाहता हूं SC/ST जो बिल आज पास हुआ, अरे अमेंडमेंट फॉर बिल हम यही बोलने थोड़ा सा बोलने दीजिए। सुनील ने जब बोला मैंने टोका नहीं, मैंने सिर्फ उसका साथ में हूं। जाए 30 करोड़ SC और ST मिला के हो गया, जैसे 40 करोड़ 20 CR 120 करोड़ से, जैसे हमारा रविशंकर प्रसाद जी ने आज बोला 22 से ज्यादा हो गया, तो 22 CR से ज्यादा हो गया SC और ST, तो मैं मान के चल रहा हूं। तो उसी के लिए हमारा बांग्लादेश से जो SC/ST मोतुआ समाज है, मोतुआ समाज ज्यादा से ज्यादा फुल्ली SC है, SC कम्युनिटी का है।
तो एससी कम्युनिटी के लिए उसलिए हम लोग बोल रहा था, काल भी बोला था जो उसके लिए मदद करना चाहिए, क्योंकि हम एक खुद एससी हूं, मैं मंडल सो जाति का। दादा ने तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया उसका। एक बात सुनो, तो सुनिए, हमको बोल दीजिए, एक बात सुनो ना, तो जो एससी का है, बोलते हैं तुम एक बात सुनिए, हम बोल जो एससी का है, तो एससी को कम्युनिटी को मदद करने के लिए सबसे बड़ा बात है, आपके प्रीवियस डे जो काल बिल पास हुआ 2.5 करोड़ जो आया है, उसे हम चैलेंज करके बोलता हूं 2 करोड़ आपका एससी का है, तो एससी को मदद करना चाहिए। जो मदद करते हैं तो बात चलते हैं। तो सुनो, बोलिए एक কথা বলছি যে इसमें जो बात जो बोला है मुतवा जी नॉट एडिक्वेटेड। आप देखो एक गरीब आदमी को तुम 100 रुपया दोगे, वो किसी क्या उसका जो 100 रुपया का जो वैल्यू उसको समझ में नहीं आता है। गरीब आदमी खूब कमाता है, उसको यूटिलाइजेशन सब यूटिलाइजेशन नहीं जानता है। फॉर एजुकेशन होने से नहीं दादा, फॉर एजुकेशन होने से सुनिए, सुनील दा एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड एससी से वेस्ट बंगाल में जाता है, वहां पे आपका वो वहीं पे एससी एसटी का फंड से पॉलिटिकल बात ले लिया ना, तो डेवलपमेंट का बात बोलो, तो डेवलपमेंट बात के नहीं दादा वो कह रहा हूं। मैं एक बार आसिफ साहब से थोड़ा समझ लूं। आसिफ साहब, जब भी आरक्षण की बात आती है, खास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की बात आती है, संसद में सहमति होती है। अभी दादा कह रहे हैं, सुनील मंडल जी कह रहे हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता है, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन आरक्षण की बात होती है, आरक्षण को हर साल 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, संसद में आज लगभग इस पर सहमति थी, कोई मतभेद नहीं था किसी दल में। देखिए, अनुसूचित जनजाति का जब रिजर्वेशन की बात आती है, और आज 70 साल हो गए इसको बढ़ाते गए, अब 10 साल और बढ़ा दिया जी। देखिए, समस्या ये है कि हम संसद के अंदर सारे पार्टी वाले एक होते हैं कि इसकी सहमति है कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन सवाल है कि जो बात अभी ये कह रहे थे कि उनके डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ। सवाल है कि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वनों में रहते हैं, वनों का संरक्षण तो हो ही नहीं रहा। अगर वनों का संरक्षण नहीं होगा तो अनुसूचित जनजाति जो है उनकी अब ये बात बंगाल की नहीं है, ये बात नहीं, ये बात गुजरात है, ये बात बिहार है, ये बात मध्य प्रदेश है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनुसूचित जनजाति जो है मौजूद हैं, और उनकी जो स्थिति है वो स्थिति आज भी खराब है। खराब वजह है कि जो सरकार एक स्कीम बना करके दे रही है वो स्कीम उन तक पहुंचती नहीं है। दूसरी बात यह कि अनुसूचित जनजाति का एक डिपार्टमेंट भारत सरकार ने कई सालों से बनाया है, इससे पहले ये डिपार्टमेंट था नहीं। वो डिपार्टमेंट होने के बाद अनुसूचित जनजाति को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए उनकी जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनको मार्केट तक पहुंचाना, क्योंकि बिचौलिए का जो काम है, बिचौलिए के काम को जब तक आप दूर नहीं करेंगे अनुसूचित जनजाति आगे बढ़ नहीं सकती है। सवाल है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, उनका एजुकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उनको रोजगार भी चाहिए। अगर जंगल के एक महुआ वो दे रहे हैं तो महुआ के बदले में उन्हें नमक देना पड़ता है, जो नमक की प्राइस बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आसिफ जी। आपके साथ आरिफ साहब तुम्हें बोल रहे बोलिए, आप बोलिए। आरिफ साहब के साथ हम सहमत, 100% सहमत हूँ। क्यों बढ़ाया? गवर्नमेंट क्यों बढ़ाता है? गवर्नमेंट वोट नहीं मिलेगा। देखिए, आज मेरे को बात बोलने आज देखो, देखिए वोटिंग प्रोसीड्योर, देखिए वहां पे हमारा जो 70 साल में सबसे बड़ा बात है, मैं जाति का एससी होने के नाते मेरा सबसे बड़ा गर्वित हूं, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी जी ने भारत का राष्ट्रपति बनाया एससी कम्युनिटी से। आज कोई ने नहीं सोचा एससी कम्युनिटी से राष्ट्रपति बन सकता है। तो हम वही तो बोलता हूं, जो 70 साल में कांग्रेस क्या किया, आज तृणमूल वाला ने 10 साल पश्चिम बंगाल में क्या किया। तो हम वही तो उठाना चाहता हूं, जैसे कोई पॉलिटिकल बहुत आगे बढ़ना चाहिए हम लोग, किसी आगे बढ़ने के लिए नो कांग्रेस हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो बीजेपी नो कांग्रेस, नो बीजेपी नो कांग्रेस। आज 70 साल के हमारा शासनकाल है, इसमें 60 इयर्स ये का है, कांग्रेस का है। आज देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर से शुरू हुआ, इसमें हमारे बीच में बहुत मंत्री था। इसमें देखिए गवर्नमेंट का ध्यान थोड़ा, एक गवर्नमेंट जो आज जो रविशंकर प्रसाद जी जो बोले, इसका साथ
काम होने से बजट होना चाहिए, SC/ST की तो बजट होना चाहिए और अकाउंटेबल, जो हम चाहते हैं, जो हम अगले बात भी करेंगे। हमारा जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हर स्टेट को साथ मदद होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट। एक बात बोल रहा हूं, SC/ST डेवलपमेंट पहला जो है कभी कोई प्राइम मिनिस्टर को देखा नहीं जाके मैथर मुच्ची का पाँव धोने का। तो आज जैसे पाँव में बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाके उन लोग के साथ रह के पाँव मुझ के एक वार्ता दिया समाज को, ये चलो हम तुम्हारा साथ है, सबका साथ सबका विकास। जो बोलना चाहता हूँ वही है, देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। उससे भी हमारा जैसे उड़ीसा में जैसे दादा ने बोला, हमारा आरिफ जी ने बोला है, सही बात बोल रहा है जी, क्योंकि हमारा उड़ीसा में, हमारा झारखंड में भी कुछ एरिया में भी आपका SC/ST जहाँ पे होता है, बहुत से लोकल में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बोलने से भी उसको तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ST में जनजाति उपजाति में एडुकेशन मदद नहीं करते हैं, और एडुकेशन होता है। ये थोड़ा सौमित जी बार बार सुन लीजिए, एक बात कर रहे हैं, एजुकेशन पे खासा जोर दे रहे हैं और बात आती भी है कि हम रिजर्वेशन आगे बढ़ाते हैं, आरक्षण बढ़ाते हैं आगे। आम जनता के बीच जब बात होती है तो आम जनता को, जो गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको आरक्षण देने में कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन यह सवाल आता है कि अच्छी एजुकेशन उनको क्यों नहीं दी जाती है। एकदम बात आपका सही है। इसके लिए देखिए हम लोग का जो एजुकेशन बारे में जितने सारे स्कॉलरशिप है, हमारा मोदी जी ने क्या किया, डायरेक्ट अकाउंट से जा रहे हैं। पहले क्या होता था, बाय मीडिया हो गए जाते, अभी एक स्कॉलरशिप। ये तो मामला तो ये तो नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली फंड नहीं है। JNU में 370 रुपये में 370 रुपये में अभी भी है। क्या बोलिए, SC/ST के लिए जो फंड है, यहाँ पर भी JNU का स्टूडेंट क्यों रहेंगे? हमारा 370 रुपीज जो भेजता है वो है सिर्फ SC और ST के लिए। नहीं शोभित खान जो बोला है, देखिए एक बात उसको जानकारी ज़्यादा, हम SC/ST स्टेट गवर्नमेंट का, हमारा वेस्ट बंगाल का चेयरमैन भी हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। खुद हमारा डिपार्टमेंट का साथ हमेशा मंथली मीटिंग भी होता है। इसमें क्या है, हम जो खुद देखे हैं अभी जो पश्चिम बंगाल में, इसको भी मालूम है, इसको हमारा साथ ही था, सबसे जो हमारा जो वामफ्रंट गवर्नमेंट था, सबसे गलत काम किया, सबसे गलत जो किया, जो हमारा डिपार्टमेंट का आज देखो हर स्टेट। सुनिए एक बात बोल रहा हूँ आपको, पहले जो है SC/ST में जो फंड जाते हैं, वो जो फंड जाते हैं, जो फंड जाता है वो फंड सबको डिवाइड करते हैं। कुछ लेफ्ट की बात बता रहे हैं वो, कुछ अरे तुम्हारा बात बताते लेफ्ट शासन। हाँ कुछ बताइए। ये जो होता है, आप देखिए आरिफ साहब का मालूम होगा, ये तो वरिष्ठ पत्रकार है, इसका जानकारी भी है। आज देखिए कोई वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर ब्लॉक में भी है। इसमें आप सुनिए ना, हम एक मुद्दा दादा से डिपार्टमेंट आज इसलिए ममता बनर्जी सरकार ने SC/ST किसी को मिनिस्टर बना रखा। आप दोनों बंगाल के सांसद हैं, आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, आप वरिष्ठ सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, आप BJP के सांसद हैं, आप वामपंथी सरकार, जो पहले वामपंथी सरकार रही तृणमूल कांग्रेस से पहले, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब सौमित्र जी सवाल आपकी सरकार पर उठाते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो दलित समाज है, जो ST के लोग हैं, या जो उस तबके के लोग हैं, उन पे जो अत्याचार होता है, तब आप उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। नहीं, शोभित खान बाय पॉलिटिकली बात वो बोल रहे हैं। अभी वो तो हम तो स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, चेयरमैन भी हूँ जी। देखिए हम स्टेट प्रेसिडेंट है, उस चेयरमैन है, एक बात नहीं बोल सकता है, एक प्रूव नहीं कर सकता है जो हमारा SC/ST का जो हुआ है, जो 79 जो SC/ST में जो हुआ है, आपका मालूम नहीं है। आप नाम चाहिए डिपार्टमेंटल पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा डिवाइडेड कर हम भाग कर देते हैं, इसको मालूम होगा, आपको मालूम नहीं है। आपका बंगाल का हमारा जो MP है, हम हर गांव में जाके डिपार्टमेंट में जो सुनील दा, मुझे आप दोनों बंगाल के, आप जैसी जानकारी नहीं है मेरी, लेकिन जो समाचार पत्रों में छपता है, जो मीडिया में छपता है कि किसी दलित BJP का कार्यकर्ता था, उसे जिंदा जला दिया,
कोई कार्यकर्ता अभी मालदा में बीजेपी का था, हमारा उसे मालदा मार में दिया। सुनिए ना, हमारा मालदा में एक लड़की को बलात्कार करके मालदा मैं तो में ये वो खबरें जला दिया पढ़ता गया। हूँ, मुझे इस खबरों में मालदा कितना दम है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, अरे लेकिन वाले स्वामी जी हर बहुत एरिया में महत्वपूर्ण होता है। मुद्दा आरक्षण का, अरे बहुत हर महत्वपूर्ण मुद्दा इंडिया में आरक्षण होता का। है। आसिफ वो साहब, तो आसिफ और साहब, कौन सपोर्ट करता है? सुनील वो दा, कोई हमको सपोर्ट करता जी, है क्या? ना जी। ना, आप जो बोलते हैं सही जी। देखो इसमें तो केस हम सपोर्ट करेंगे उसको। नहीं, मुझे चिंता इस बात पे भी होती है जब तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता को मारा जाता पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं है मैं केवल बीजेपी की बात कर रहा हूं। आसिफ साहब, जब आरक्षण की बात आती है तो ये राजनीति शुरू क्यों हो जाती है? देखिए, सवाल है कि जब आरक्षण की बात आती है तो वोट की राजनीति होती है। बस सवाल है कि पार्लियामेंट के अंदर एक भी वोट अगेंस्ट में तो गया नहीं जी। टोटल का टोटल वोट सपोर्ट में आया, हर पार्टी ने सपोर्ट की बात की। लेकिन सवाल है कि उसमें जो भाषण हुए, मैंने उस भाषण को सुना, उसमें यह भी बात आई, जिक्र आया कि अनुसूचित जनजाति को 70 साल के अंदर उनका डेवलपमेंट हो क्यों नहीं रहा, आखिर उनको रिजर्वेशन देने की बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कि आखिर उनको देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 70 साल हो गया, 70 साल के बाद भी अनुसूचित जनजाति वैसे ही है। आपने देखा होगा कि अभी बिल एक पिछले इसमें पास हुआ था कि जो कश्मीर के अंदर अनुसूचित जनजाति जो बॉर्डर एरिया में है उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। तो एक जो नई चीज़ें आ रही रिजर्वेशन की बात है कि हम अगर 70 साल भारतवर्ष को आज़ाद हुए हो गया, 70 साल में हर कम्युनिटी ने आगे एजुकेशन लेके आगे बढ़ा, तो इनके साथ देखिए एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है, इनके साथ रोज़गार इम्पोर्टेंट है। इनका जो बिजनेस है उस बिजनेस को जब तक आप बढ़ावा नहीं देंगे इनका उत्थान कभी भी नहीं होगा। ये अनुसूचित जनजाति बने रहेंगे, जिंदगी भर बने रहेंगे। इसलिए सरकार ने ये पहल की है। आप उठा के स्कीम देखिए, हमने 5 सालों में ये स्कीम देखी है सरकार की। अनुसूचित जनजाति को वनों से उनके सामानों को डायरेक्ट मार्केट में लाके बेचा जा रहा है, जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्ट उनका सामान खरीदा जा रहा है, जिससे उनकी इकोनॉमिकल स्थिति मजबूत होने जा रही है। तो अब जो आगे की उम्मीद है, जो 10 साल आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि रिजर्वेशन होता क्यों है पार्लियामेंट में और असेंबली में क्यों देता है कि जो लोग वंचित वर्ग हैं वो जीत के नहीं आ सकते हैं। अगर जीत के नहीं आ सकते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए अनुसूचित जनजाति जो है, इनके पास इतना धन ये बल नहीं है कि ये जीत के आए तो इनके लिए रिजर्वेशन सीट दी गई और कि इनका उत्थान भारत सरकार करे। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल 10 साल के लिए बढ़ा है, लेकिन सारे संसद और सारी सरकार को ये सोचना होगा कि अनुसूचित जनजाति को अगले 10 साल के बाद रिजर्वेशन की ना जरूरत पड़े। एक बात मैं आप ही से पूछ रहा हूँ सुनील भाई, हमारा इसी पर एक बात सुनिए जी। इंटरेस्ट फॉर एडुकेशन जी, हर जनजाति SC ST जनजाति का इंटरेस्ट करना पड़ेगा एडुकेशन का ऊपर। जब हम शिक्षा मिलेगा, शिक्षा हम करेंगे, करने से हमको कुछ, आज देखो प्राइवेटाइजेशन जो खुद पार्लियामेंट में हम प्रश्न उठाया, रविशंकर प्रसाद जी बोले कोई इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री और जो कुछ करे गवर्नमेंट का एक परमिशन लेना पड़ता है। उसमें परमिशन में क्या है, परमिशन में ऐसा ही है जो आम जो SC ST जनजाति को थोड़ा मदद करेंगे। उस परमिशन मिलने के बाद मदद तो छोड़िए, उसको धार में नहीं जाते हैं। ये क्या है, आज प्राइवेटाइजेशन में काम, आज गवर्नमेंट तो हर काम तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर काम तो प्राइवेटाइजेशन में दे रहा है। तो एक काम में प्राइवेटाइजेशन SC ST कम्युनिटी को मदद नहीं करेंगे, ओनली फॉर गवर्नमेंट मदद करने में काम नहीं होगा। इसको देखिए, हर गरीब आदमी जो होता है, SC ST जो कम्युनिटी होता है, ज़्यादा रुपया नहीं मांगता, इसका ज़्यादा रुपया डिमांड नहीं है, इसका ज़्यादा घर बाड़ी अट्टालिका भी ज़्यादा नहीं मांगता नहीं है। इसको खाने पीने का बंदोबस्त होने से, बोल रहा हूँ, खाने पीने का बंदोबस्त होने से हो जाएगा। एक गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, हम कोई किसी को बोलना चाहिए, हम किसी को ज्यादा बोलेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को ये नहीं करते। हम लोग जो CAB में जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, वहां पे सबसे बड़ा राहत है जमीन बेचने के लिए, धरित्री चाहिए, धरित्री के लिए आपका जमीन चाहिए। जमीन में आपका सबसे बड़ा बात है वो जो मोतुआ समाज है, जो SC समाज है, उसको देश में कोई देश चाहिए जहां पे रहेंगे। तो इंडिया गवर्नमेंट में आ गया, इंडियन गवर्नमेंट उसको पास किया, उसलिए उसको जमीन चाहिए, वो जमीन में धरित्री मिल गया। अभी धरित्री मिलने के बाद उसको चाहिए बाड़ी चाहिए, तो बाड़ी के लिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के शुरू किया।
उसके बाद सर बोल रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, क्योंकि हम लोग उसको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि वो सीएबी में हो जाएगा। नहीं, तो कौन कह रहा है घुसने नहीं देंगे? देखिए, हमारा ममता बनर्जी ने 4 अगस्त 2005 में एनआरसी चाहिए बोल के स्पीकर के ऊपर पेपर छोड़ के रखा था, छोड़ा था लोकसभा सदन में। फिर उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी ने बोला हमको सीएबी बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो हम वही तो बोलना चाहते हो, डायमंड हार्बर में 3 लाख मोतुआ समाज को बोलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग एससी है। वो लोग कहां पे, देखिए अभी जहां पे डेथ होता है, आप देखा है ना, कोई मुखर्जी, कोई चटर्जी, कितना डेथ होता है? ज्यादा से ज्यादा डेथ होता है तो लोहार होता है, ज्यादा से ज्यादा डेथ होता है तो सातरा होता है, ज्यादा से ज्यादा डेथ होता है तो बावरी होता है, ज्यादा से ज्यादा डेथ होता है तो होते हैं। तो एससी में ज्यादा ध्यान देने के लिए सबका चाहिए। मैं सुनील दा को भी साथ लेना चाहता हूं कि सुनील दा आप भी इसके लिए आप भी पार्टी का अंदर बोलिए, आप भी बोलिए, आप लोग कैसे आगे। अरे हम तो बोलते थे, हम तो हमारा बोलने का जरूरत नहीं, हम करते थे। तुमको मालूम है, देखो हर स्टेट में कोई दुश्मन तो है ही, हर आदमी अच्छा हो जाएगा तो देश का इतना प्रशासन नहीं का जरूरत नहीं है। सुमित जी की चिंता ये नहीं, है, नहीं, सुनील जी, सुमित जी की चिंता ये है कि पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, लेकिन जब वहां पर राजनीतिक हिंसा होती है तो उसका शिकार कोई दलित होता है, कोई SC ST होता है। क्यों होता है ऐसा? मैं बंगाल पर चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन सौमित जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। सौमित जी सुनिए, ये तो पॉलिटिकल, आपका टीवी में कोई आप तो देखे बहुत बार हम आया, कोई पॉलिटिकल बात हम बोले जी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोले जे क्यों अच्छा चाहते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल अच्छा चाहते हैं। नहीं, हम पॉलिटिकल बात हम नहीं बोलना चाहता है। इसमें एक बात क्या है, एक बात क्या है, हर स्टेट में हमारा आरिफ साहब हमारा साथ सहमत होंगे, हर स्टेट में ऐसा कोई दुश्मनी तो होता ही है। ऐसा कोई, देखो इसके बारे में उसी गवर्नमेंट मदद करे तो ठीक नहीं है जी। गवर्नमेंट मदद नहीं करे, हर स्टेट में जब नहीं प्रॉब्लम होता तो प्रशासन का क्या जरूरत है? पुलिस का जरूरत नहीं है, DM का जरूरत नहीं है, SP का जरूरत नहीं है। आज देखिए दिल्ली में केजरीवाल चाहता है जो किसी का रेप हो, नहीं चाहता है, हो जाता है। तो इसमें वो ऐसा आदमी है, तो इसमें क्या है, ओनली फॉर बिल, अमेंडमेंट बिल जो 10 इयर्स का, इस बारे में हम बोलना चाहता है। जो गवर्नमेंट का जो ध्यान है, गवर्नमेंट का जो चाहते हैं अच्छा तरह से उदार मन के तरफ से मैं आज इस पे जो चर्चा हुई है, जो बिल है अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया है, इस पे विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने जो चर्चा हुई उसका जवाब क्या दिया, ये सुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई सारे सवाल भी उठे, सदस्यों के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, कई तरह के और भी पहलू आए, उसको भी रविशंकर प्रसाद जी ने एड्रेस करने की कोशिश की और ये बताया कि ये दलितों वंचितों के हित के लिए सरकार लेके आई है और 10 साल में उनका आर्थिक समुचित विकास होगा। आइए सुनते हैं क्या कहा रविशंकर प्रसाद जी ने। भारत में, मैं पढ़ना चाहता हूं, भारत में 2011 की सेंसस के मुताबिक शेड्यूल कास्ट की संख्या है 20,13,78,372 और शेड्यूल ट्राइब की संख्या है 10,45,45,716। जो जब सेंसस 2011 में ये कहे तो सेंसस ठीक है, लेकिन जब सेंसस कहे कि 296 लोग हैं एंग्लो इंडियन तो गलत है। ये कौन सा तर्क है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और सर मुझे दूसरी बात और कहनी है सर, कि मैं जब और विस्तार से जाऊंगा तो इस देश में जो क्रिश्चियंस हैं, मैं उसका एग्जैक्ट नंबर दे दूंगा, 51 में उनकी संख्या थी लगभग 80 लाख, आज वो भी बढ़ गए हैं 2 करोड़। तो सेंसस, ऑल इंडिया सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत काम करता है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसका ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वो देश की जनसंख्या की गिनती करे, कितने पिछड़े, कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने माइनॉरिटी हैं, ये वो करते हैं। तो इसलिए वो कोई, और उनका रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट मेरे पास है सर, मैंने कहा था रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस ने हमें बताया है कि इस देश में 296 एंग्लो इंडियन हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गई बात, हम आपसे तो सर मैं बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं और फिर कहूंगा कि सेंसस बाकी के बारे में एक संख्या बताए तो सेंसस ठीक है, क्योंकि एंग्लो इंडियन के बारे में उनके मन लायक रिजल्ट नहीं है, इसलिए वो गलत है, ये ठीक नहीं है।
सेंसस रजिस्ट्रार जनरल एक बहुत ही जिम्मेवार संस्था है, ये मैं कहना चाहता हूं. Of 2 members is extra. If you see section 334, it is beyond the number of 81. Therefore, under 543 numbers, beyond that 2 have to be added. Vidhan Sabha, and I've already said, and I hold very firmly, in many states there are 3, there are 4, there are 5 Anglo-Indians. Therefore, a call will have to be taken. We are considering it. Let's leave it there, sir. Sir, with these words, sir, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, यह ऐतिहासिक बिल है, सर. आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में समर्पित है एसटी, एससी और वंचित वर्गों के विकास के लिए. और आज बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, जब वो पहली बार जनता के द्वारा प्रभावी रूप से जीत करके आए थे सर, तो बड़ा ही वो भावुक क्षण था. जब वो सदन के मुख्य पोर्टिको में उतरे सर, तो सबसे पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किया, सदन को सम्मान दिया, और उनका जो भाषण हुआ सर, हम लोग सभी बड़े भावुक थे. ऐतिहासिक जीत हुई. तो उन्होंने कहा, हमारी सरकार गरीबों के लिए होगी, वंचितों के लिए होगी, मैं काम करूंगा. और सर पिछले 5.5 साल में हमने ऐसा काम किया, इसीलिए जनता ने हमें जिताया और अधिक बहुमत से जिताया, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सिर्फ बातें कही नहीं जाती हैं, जमीन पर उतरती भी हैं, तो आगे भी मिलेंगी. अब हम जीत कर आए हैं, अब आप लोग 44 से 52 हुए हैं, थोड़ा और संयम रखिए, अपने भविष्य का इंतजार करिए. भविष्य बहुत लंबा है, लेकिन आज के दिन हम लोग सब लोग मिलकर इस ऐतिहासिक संशोधन को पास करें सर, यही मेरी विनम्रता है. बड़ी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने संबंधित संविधान संशोधित विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में उपस्थित थे. और जब ये बिल पारित हुआ तो उन्होंने मेजें थपथपाकर एक तरह से अपनी सहमति और उत्साह प्रकट किया. दरअसल पिछले जब से मोदी सरकार 2014 में आई है केंद्र में, उसके बाद से लगातार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, उसे सरकार ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि सरकार वंचितों की है, दलितों की है, एसटी की है. लेकिन राजनीति होती है, सवाल उठता है. आसिफ साहब, एक सवाल बहुत उठता है जी. ये राजनीति, मैं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की बात केवल नहीं करूंगा, पश्चिम बंगाल की बात नहीं करूंगा. बीजेपी पे यह आरोप लगता था, राजनीतिक रूप से आरोप लगता था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, आरक्षण खत्म कर देगी. लेकिन बीजेपी ने तो आरक्षण बढ़ा दिया. बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो दलितों की है, आदिवासियों की है, वंचितों की है. ये कौन सी राजनीति है? देखिए, सवाल है कि जो मोदी सरकार 2014 में आई और जो इस बार आई, इसमें अनुसूचित जनजाति के वोट इनको बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि इन्होंने 5 साल के पीरियड के अंदर सही में आप रिकॉर्ड दिखा के देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए काम किया. मैं आपको बताऊं कि जो वनों में रहते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, इनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? इनके पास खाने पीने रहने सब चीज़ मौजूद होती है. इनके लिए सिर्फ एक चीज़ कमी होती है, इनके लिए नमक और तेल, मट्टी का तेल. इसके लिए इनको ज़रूरत पड़ती है, बाकी चीज़ें इनके पास हैं. लेकिन सवाल है कि उनके पास सब कुछ होते हुए अपना वो जो है 10,000 का सामान आपको सिर्फ एक मट्टी के तेल के लिए दे देते थे. उस चीज़ को जो है सरकार ने जागरूक कराया और गांव-गांव में पहुंच करके आदिवासियों बेल्ट में ये बताया कि तुम्हारे सामान की हम मार्केटिंग कराएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें लिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे. आज सवाल है कि आप यहाँ पर भी देखिए, दिल्ली हाट के अंदर आदिवासियों के बड़े मेले लगे, 1 महीने तक चला. उसके अंदर करोड़ों करोड़ का बिजनेस हुआ और उनकी बनाए हुए सामान जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है. इसका मतलब कि जिसने अनुसूचित जनजाति ने एक गांव से एक शहर नहीं देखा था, वो गांव से आकर के दिल्ली में अपना सामान बेच रहा है. इसका मतलब है कि सरकार की उपलब्धि है और सरकार इकोनॉमिकल उनको डेवलपमेंट कर रही है और उनको पढ़ाई लिखाई में आगे दे रही है. 5 साल के अंदर आप देखिए कि 5 साल में जो लड़के पढ़े हैं और जो स्कॉलरशिप मिली है वो ज़्यादा. अनुसूचित जनजाति का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट ने अनुसूचित जनजाति के लिए जो भारत सरकार की स्कीम है वो तक पहुंचाया है. और जो भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव जो पेश किया 10 साल में, उसमें जो आश्वासन दिया है कि हम 10 साल के लिए इनको अपने पैर पर खड़ा कर देंगे, वो हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है. जी सुनील मंडल जी, आरोप तृणमूल कांग्रेस पे लगाती है और विपक्षी दल भी बीजेपी पे लगाते हैं कि बीजेपी के शासन में दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं हो रहा है. आपकी पार्टी भी आरोप लगाती है, लेकिन आसिफ साहब तो तमाम योजनाएं गिना रहे हैं कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए. आप इसे मानते हैं? देखिए, वो आरोप क्या है, आरोप आप जो बोलते हैं ऐसा आरोप नहीं.
आरोप कैसे है, जो देखिए स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड फॉर पब्लिक, हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसका रिलेशन आम आदमी का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भाया स्टेट गवर्नमेंट होके उसका साथ जुड़ता है। इसमें क्या है, जो स्टेट पॉलिसी है, जो स्टेट पॉलिसी है और जो सेंट्रल पॉलिसी है, दोनों अलग है। तो ये बात हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा जो ममता बनर्जी बार बार ये बात बोलना चाहता था, ये स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है वो पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद होना चाहिए। देखिए इसके लिए परसेंटेज, इसके लिए हाँ, एक गवर्नमेंट का परसेंटेज है, 60% है सेंट्रल अभी गवर्नमेंट तक का। कोई ऑडिट नहीं होता है, वो ऑडिट नहीं करना ऐसे ऑडिट करो, कोई बात नहीं है, ऑडिट करो, कोई हिसाब लो, ये तो ठीक है। हमारा किंतु जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि ऑडिट दोनों का मदद पता चल जाएगा। जैसे एसटी के ऊपर खर्च नहीं होता है, एससी एसटी का ऊपर रास्ता नहीं होता है, वहां पे जंगल महल का जैसे है तैसे ही है। हमारा वहां पे ये हमारा जो माओइस्ट एरिया है, वहां पे अभी थोड़ा सा खाने के लिए उसको खाने नहीं मिले। सबर जाति का बात बोल रहा हूँ, सबर जाति का बात बोल रहा हूँ। जो सबर जात में जो जन्मत है, जन्मगत सबर जात होता है, सबर जात का अभी भी मेदिनीपुर में खाना नहीं मिल रहा है। हमको तो यही बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जाते हैं पैसा, उसका फंड ऑडिट अरे बाबा हिसाब लो, गवर्नमेंट का एक कमेटी बनाने के लिए बोलो, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कमेटी बनाए, जो उसमें क्या है हमारा। और एक भी बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर, बीडीओ, तो गवर्नमेंट। सुनिए, गवर्नमेंट में तो एक ही बात है, हमारा जैसे भाजपा गवर्नमेंट का जैसे आपका माथे है तो हमारा मोदी जी है, अच्छे होगा तो मोदी जी के ऊपर जाएगा, खराब बुरा होगा तो मोदी जी के ऊपर। ऐसा नहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन हर डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट जमींदार होता है। बड़ा बात है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जमींदार नहीं होता है, तृणमूल सरकार में नहीं चाहते एससी एसटी का ऊपर कोई आगे बढ़े। आम आदमी का कोई रिलेशन। सुनिए, एक बात बोल रहा आपको, ममता बनर्जी 2005 4 अगस्त में एक बात बोला था, द टेलीग्राफ पेपर में बोला था, जो हम सीएबी का बिल बोल रहा हूं, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 70% से 80% आपका जो इलीगल माइग्रेंट्स जो घुसा हुए हैं बांग्लादेश से, वो 70 से 80% है एससी कम्युनिटी का है। तो उस टाइम ममता बनर्जी राइज हुआ था, पीपुल इशू ममता बनर्जी उठाया था लोकसभा में, इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वोटर्स लिस्ट इन वेस्ट बंगाल। तो इसलिए वो चाहिए था एनआरसी, वो रिजाइन दिए थे सोमनाथ चैटर्जी का पास, रिजाइन दिए थे, वो रिजाइन देने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन हम इसलिए बोल रहा हूं, एससी का सबसे बड़ा दान है हमारा बंगाल में, हमारा बंगाल में 3 करोड़ आपका एससी एसटी है, उसको ध्यान नहीं देना चाहता है। उसका ममता बनर्जी का स्टेट में बोलो 4 करोड़ से ज्यादा, सुनिए 4 करोड़ से ज्यादा है ममता बनर्जी का, वहां पे 4 करोड़ से ज्यादा है, सुनील भी मान रहा है। लेकिन कोई भी एससी लीडर को मिनिस्टर नहीं बनाया, वो किसके बात बोल रहे हैं? एक एससी को मिनिस्टर बनाया, सिर्फ एक डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया। अरे तुम्हें मिथ्यावादी हो जावे, एसटी मिनिस्टर कुछ नहीं, एससी एसटी मिनिस्टर, अरे ज्यादा देखिए उसका कुछ काम नहीं रहता है। सौमित जी, एक सवाल आपको लेके उठता है, आपकी पार्टी को लेके उठता है। आपकी पार्टी ने आरक्षण बढ़ा दिया अनुसूचित जनजाति का, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष सवाल उठाता है, कांग्रेस सवाल उठाती है आपके ऊपर कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, तो कांग्रेस तो सही बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस 55 ईयर्स आज तक भारत का सत्ता में है, कांग्रेस कुछ नहीं किया। फिर कांग्रेस का तो उंगली बढ़ाना ही काम है, तो क्या होता है, जो एक उंगली आप बढ़ाएंगे तो 4 उंगली अपन का अंदर आ जाएगा। तो कांग्रेस क्या है, उसका 4 उंगली उसके पास है, 1 उंगली बाहर का दिखा रहा है। कांग्रेस तो यही है, जो अच्छे वाला है कांग्रेस क्या है, जो बुरा वाला है तो उसको दूसरा कर रहा है। कांग्रेस में अभी भी कोई भी, सुनिए आपका भी बात बोल रहा हूं, कोई भी भारत रत्न का भी कोई भी एससी एसटी को ज्यादा नहीं, बोलिए नाम बोलिए, कहां पे दिया एससी एसटी में कांग्रेस किसको? जी नहीं, ये बात क्या है, हाँ वही तो हमारा डिमांड भी था, जो पार्लियामेंट में हम उठाया भी था, जो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द एससी एसटी मिनिस्टर, नो सेंट्रल हम भी चाहते हैं सुनील ने कम से कम इसमें होना चाहिए। एससी एसटी जो डिपार्टमेंट है, आम आदमी इसमें हमारा साथ आरिफ साहब बोलेंगे, हमारे साथ सहमत होगा,
ये देखो SC/ST कम्युनिटी से जो उसी से तुम नहीं ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे तो अब डेवलपमेंट का बात नहीं आएगा जी। आज हर SC/ST कम्युनिटी जो गांव में खेती में इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा तो अब डेवलपमेंट होगा। गांव एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए, हमको सेच चाहिए जो किसान को मेहनत करते, इसमें कि दोनों मिल जाएगा, लेबर समस्या भी समाधान हो जाएगा और गांव का आदमी भी खुश रहेगा। एक गवर्नमेंट का पहले एग्रीकल्चर बेस और एजुकेशन और ये इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए सरकार ने आगे बढ़ा दिया। जिस तरह से लोकसभा ने बिल पारित किया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 10 सालों में जो विकास होगा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, उससे एक नई रोशनी की किरण उनको मिलेगी। तमाम तरह की जो बात दादा सुनील जी कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, विकास की बात सौमित्र जी कह रहे हैं कि चाहे किसी भी राज्य का मामला हो, पश्चिम बंगाल की बात खास तौर से चर्चा हुई, सब जगह उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और यही इस बिल का उद्देश्य भी था। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकमंच में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।